हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कल हम लोगों ने देखा था हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, आज हम देखेंगे वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग नाम से समझ में आ रहा। कल आपका जो स्ट्रिंग था उसको आपने कैसा लिखा था, हॉरिजॉन्टली टू द सरफेस। आज हम उसे कैसा रखेंगे, वर्टिकल टू द सरफेस। तो सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसे मैंने एक पॉइंट पे बांध के रखा हूं, पॉइंट ओ से बांध के रखा हूं। उस जो स्ट्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ आपको दी हुई है ए। तो ओ से लेके ए तक की लेंथ कितनी है, ए है। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए पे एक मास अटैच करूंगा, कितने का, एम का करेंगे। तो जैसे ही मैं इस पे एक वेट अटैच करूंगा तो ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो सीधी सी बात है स्ट्रिंग में क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। तो वो जो लेंथ है वो एक्सटेंड होके सपोज पहुंच जा रही है पॉइंट बी तक। तो यहां से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस में ले लूंगा बी, ले लेंगे ऐसा। अब यहां पे आपने क्या अटैच करके रखा है, एक वेट अटैच करके रखा है। ठीक है, बी पे आपने एक वेट अटैच करके रखा है जिसका मास कितना दिया हुआ है आपको, एम दिया हुआ है। तो उस वजह से पॉइंट बी पे नीचे की ओर एक फोर्स आएंगे जो इक्वल रहेंगे एम इंटू जी से। अब आपका जैसे आप किसी एक, आप सपोज कि आपके पास एक क्या बोलेंगे उसको, रबर है जो एक्सटेंड होता है, उसको आपने एक साइड से बांध के रखा हुआ है, उस पर वेट बांध के रखा है। तो क्या होगा, वो जैसे आप उस पर वेट लटकाएंगे तो वो नीचे की ओर आएगा और फिर एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब काय में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, ये जो नीचे की ओर एम जी वेट आ रहा है उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग। सपोज मैं उस टेंशन को, इनिशियल टेंशन को लेता हूं टी नोट। क्या ले लेता हूं, टी नोट। तो आप लिखेंगे लेट ओ ए बी अ इलास्टिक स्ट्रिंग of length a when we attach a weight of m kg या तो m unit on one end, we get a extension in the string. Let a b equals to b। मैंने क्या किया, जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको कैसे डिनोट कर दिया, b से। दिस weight which is acting vertically downwards will generate a tension T naught in the string as this is in equilibrium। ये कैसे पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है टी नॉट, वो इक्वल आ जाएगा किससे, वेट से, एम जी से। यानी यहाँ पे वेट एम जी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए टी नॉट टेंशन एक्ट हो रहा है। तो जितना टेंशन ऊपर की ओर, फोर्सेस आपका बॉडी का में दिया हुआ है इक्विलिब्रियम में, मतलब जितनी फोर्सेस ऊपर जा रही है उतनी फोर्सेस नीचे आएंगी। मतलब टी नॉट की वैल्यू इक्वल रहेंगी एम जी से रहेगा। और साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ तो आप क्या लगा सकते हैं, हुक्स लॉ लगा सकते हैं। तो ऑल्सो बाय हुक्स लॉ, क्या पढ़े थे आपने, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू क्या आती है, लैम्बडा टाइम्स जितना एक्सटेंशन हुआ बी डिवाइड बाय जितनी ओरिजिनल लेंथ थी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर लैम्बडा इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर लैम्बडा
इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां से मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकता हूं, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकता हूं जो इनिशियल टेंशन है स्ट्रिंग में, यानी टी नॉट की वैल्यू कैसे इक्वल है एम जी से, और उसी की वैल्यू क्या आ रही है लैम्बडा बी बाय ए आ रही है। तो ये हो गया मेरे लिए मेरी इनिशियल कंडीशन। मुझे पता है अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मोशन लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसको पकड़ के और थोड़ा खींचना पड़ता है ताकि वहां पे मोशन स्टार्ट हो। जैसे हम लोगों ने पिछले केस में किया था, आप इसे एक्सटेंड करके रखते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, उसको थोड़ा सा खींचते थे और फिर उसको छोड़ते थे। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और इसे अपनी मीन पोजीशन से छोड़ेंगे, मतलब अभी देखिए ये पॉइंट ओ था, पॉइंट ओ से ए ये था आपका ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था। फिर जब आपने इसमें वेट डाला तो ये पॉइंट बी पे आ गया। तो अब ये पॉइंट बी जो है ये है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को पॉइंट बी से थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा और छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये वजन को थोड़ा सा और नीचे खींच के छोड़ूंगा तो वजन वापस क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से मूवमेंट होगा। तब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को पकड़ के नीचे सी तक खींचेंगे, जहां पे इसकी लेंथ में ले लेता हूं सी, ले लेंगे ऐसा। तो आप लिखेंगे लेट द मास बी पुल्ड टू पॉइंट सी सच दैट कि बी से लेके सी तक की लेंथ कितनी आ जाए सी, एंड देन इट इज लेट गो then it will perform motion। वहां पे क्या परफॉर्म होगा, एक मोशन परफॉर्म होगा, यानी वापस से मूवमेंट में आएगा। अब क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के छोड़ा है, छोड़े तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एक नया टेंशन जनरेट हो रहा है। तो आप लिखेंगे लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्यों, मैंने अब यहाँ पे पहले तो टी नॉट ओरिजिनल टेंशन था जो वेट को बैलेंस कर रहा था। अब मैंने क्या किया, वो वेट को पकड़ के नीचे खींचा, नीचे खींचा मतलब मैं और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो और ज्यादा टेंशन जनरेट होगा। तो बताइए टेंशन की वैल्यू क्या रहती है, किसी भी सिनेरियो में टेंशन की वैल्यू रहती है एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद वहां पे कितना एक्सटेंशन हुआ डिवाइड बाय कितनी ओरिजिनल लेंथ थी। लेते हैं ऐसा, तो हम यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं P। तो आप यहाँ पे ले लेंगे एक रैंडम पॉइंट P जो है डिस्टेंस x पे। हम एक ऐसा जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर या तो लेट P be any point such that B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना आ जाए, x आ जाए। Therefore, अगर मैं टेंशन निकालना चाहूं एट पॉइंट P, क्या रहती वैल्यू लैम्बडा इनटू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हुई यहां से बताइए, तो पहले मैं डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ लिख देता हूं। ओरिजिनल लेंथ क्या है a, चेंज इन लेंथ कितनी हुई, पहले स्ट्रिंग थी सिर्फ और सिर्फ a की, अब ये कहां तक पहुंच गई P तक पहुंच गई। तो चेंज इन लेंथ कितना आया b प्लस एक्स, तो यहां पे आ जाएगा b प्लस एक्स। कैसे लिखा समझा सबको, क्या लॉजिक लगा रहा है, समझ रहा है ना। चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, अभी जितनी लेंथ है यानी O से लेके P तक का डिस्टेंस माइनस ओरिजिनल जितनी थी यानी O से लेके A तक का डिस्टेंस। O से P आने के लिए पहले मुझको O से आना पड़ा यानी A से B आना पड़ा यानी B, फिर B से P आना पड़ा यानी X माइनस O, A कैंसिल, तो आगे B प्लस X। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जितना ज्यादा एक्सटेंशन हो रहा है बस उसको अगर याद कर लिया आपने तो आपका काम जम जाएगा। यहाँ पे आएगा, मैं अगर इसे ओपन कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्बडा B बाय ए प्लस लैम्बडा एक्स बाय ए, ये आ जाएंगे मेरे पास काय की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू। साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो आप इसे दे देंगे इक्वेशन 4। ऑल्सो मोशन कैसे लेते थे हम लोग, यहाँ पे लेते थे कि जो फोर्स लग रही है, फोर्स क्या रहता मास इंटू एक्सेलरेशन यानी m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आएंगे, एक वेट नीचे की ओर आ रहा है जो है
mg माइनस दूसरा आ रहा है टेंशन जो ऊपर की ओर जा रहा है, जो इस ओर जा रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस टी, जो रहेगा आपके लिए टेंशन रहेगा। ऐसा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। काय की वैल्यू होगी एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर की क्या है वैल्यू एम जी माइनस टी। आई यहां तक। तो बताइए यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएंगी एम जी। हमारे पास एम जी की वैल्यू क्या है लैम्बडा बी बाय माइनस हमारे पास टी की वैल्यू क्या है लैम्बडा बी बाय ए प्लस लैम्बडा एक्स बाय ए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो बताइए क्या मिला आपको यहां से एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा बी बाय प्लस इंटू माइनस माइनस लैम्बडा बी बाय प्लस इंटू माइनस माइनस लैम्बडा एक्स बाय ए लैम्बडा बी बाय कैंसिल तो आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा एक्स बाय ए आएगा ऐसा। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स। तो देखिए कौन से फॉर्म में आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा है। क्या है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स के फॉर्म में। और आप चाहो ना तो यहाँ पे ये भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक नई वैल्यू से। कैसे, हमारे पास देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है, इसे गौर से देखना। मैं यहाँ पे वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे ए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ए एम जी, यहाँ पे बी मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन, और यहाँ पे क्या है वैल्यू एम ए इंटू एक्स कुछ कट रहा है ए एम कैंसिल तो क्या है वैल्यू माइनस जी बाय बी एक्स। एक ये फॉर्म मिल रहा है आप लोगों को, मिल रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहां से क्या मिल गया, देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई माइनस जी बाय बी टाइम्स एक्स मिल गया, विच इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म में है वो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू के जगह वैल्यू क्या है जी बाय बी। Therefore, it will perform simple harmonic motion। परफॉर्म करेगा। अब बस आपको एक चीज यहाँ पे ये याद रखना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी तक परफॉर्म कर सकता है जब आपका ये जो एक्सटेंशन किया है आपने वो b से छोटा या b से इक्वल हो। क्या याद रखना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी तक परफॉर्म कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो B रहेगा ये क्या रहेगा हमारे लिए, ये B पॉइंट पे हमारे लिए आया था इक्विलिब्रियम, यानी ये क्या रहेगा फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। तो ये जो B पॉइंट है इसे एज अ फिक्स पॉइंट मानते हुए वो क्या परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन कब तक परफॉर्म करेगा, जब तक आपकी ये C की वैल्यू या तो छोटी रहे या इक्वल रहे B से। अगर ये वाली वैल्यू गलती से भी B से बड़ी हो जाए, ठीक है, यानी C की वैल्यू गलती से भी अगर B से बड़ी हो जाए तो पॉइंट A तक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होगा, उसके ऊपर जितना मोशन परफॉर्म होगा वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा। वहां पे फिर आप सादे जो मोशन के फॉर्मूले होते हैं वो लगाएंगे। समझ में आया चीज पक्के में। तो अगर मैं यहां से पीरियड ऑफ मोशन निकालना चाहूं तो क्या आएगा, यहां से पीरियड ऑफ एस एच एम क्या रहता है 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू, तो आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे जी बाय बी, अभी निकाला हमने। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2 पाई, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल बी बाय जी, ये हो जाएगा आपके लिए पीरियड ऑफ एस एच एम का फॉर्मूला हो जाएगा। बेसिक है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। लिखिए पहला, an elastic string without weight, an elastic string without weight
of which the unstressed length is L, and modulus of elasticity is the weight of n ounces is suspended by one end, and a mass of m ounce is attached to the other end so that the time of a small vertical oscillation is 2 pi under root of ml अपॉन एन जी। क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको एक इलास्टिक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका अपने आप में कुछ भी वेट नहीं है, फिर आपको कह रहा है इसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ अगर मैं लूं तो वो क्या है, एल है, यानी जो ओरिजिनल लेंथ आपको क्या दी हुई है, एल दी हुई है। तो सपोज ये एक स्ट्रिंग है, इसके एक पार्ट को मैंने बांध के रखा हूं पॉइंट ओ से, और ए है इसका ओरिजिनल, तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है एल। ये हो गया अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मतलब अभी तक आपने इसमें कुछ भी वजन बांधा नहीं है। अब क्या कह रहा है, आप इसके एक कोंटे में एक मास बांधेंगे जिसका वेट कितना रहेगा, एम आउंस रहेगा। सेम चीज है, वेट निकालना है आपको, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो एम जी ये वेट इस पे एक्ट होगा तो ये कहां पे पहुंचेगा, पॉइंट बी पे पहुंचेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। is suspended by other end and a mass of m ounce is attached to the other end so that the time of a small vertical oscillation is। तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो चलिए यहाँ से फिर से आपके पास b तक पहुंचे, तो मैं लेंथ को ले लेता हूँ b। यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होंगी, mg एक्ट होगा नीचे की ओर, इसको बैलेंस करेंगे ओरिजिनल टेंशन आएगा। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट OA be the given elastic string whose one end is fixed at point O and other end is attached to a मास ऑफ m ounces आएगा। अब m आउंस का अगर उस पर मास अटैच कर रहे हो तो ये m आउंस का मास क्या लगाएंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे। कितनी फोर्स, m इंटू जी फोर्स। दिस मास विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ mg on string and will generate tension T naught in the string. Let B be the position of इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला, B क्या हो गया यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपने लिखा लेट B be the position of equilibrium such that, किस तरीके से कि A से लेके B तक जितना भी एक्सटेंशन हुआ उसकी लेंथ मैंने क्या ले लिया हूं, B ले लिया हूं। तो बताइए therefore टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, टेंशन इन द स्ट्रिंग ये बैलेंस करेगा किसको,
वेट को, तो ये इक्वल आ जाएगा m इंटू जी से। ऑल्सो बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, जो भी आपका टेंशन है वो इक्वल रहेगा लैम्बडा टाइम्स एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना है स्ट्रिंग में b, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी l, आएगा ऐसा। तो यहां से टी नॉट की वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी, लैम्बडा, लैम्बडा दिया हुआ है क्या आपको, दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है वेट ऑफ एन आउंस, वेट है तो लैम्बडा की वैल्यू कैसे इक्वल आएगा, वेट ऑफ एन आउंस यानी एन इंटू जी से, तो आएगा एन इंटू जी बी अपॉन एल। सेम चीज आपको यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है आपको, एज लैम्बडा इज मॉड्यूलस ऑफ elasticity which is given to be an ounce, that is ng, कितनी वैल्यू दी हुई है उसकी, ng दी हुई है। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, टी नॉट टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल है m इंटू जी से, जो इक्वल है एन जी इंटू बी बाय एल से, इक्वेशन नंबर 3। आ गया यहां तक, सेम मेथड है, कुछ भी नया कर रहे हैं क्या, नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें एडिशनल फोर्स लगाएंगे और उसे नीचे आके छोड़ेंगे, तो चलिए फिर से सेम डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। अभी तक तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, है ना, अब हम कराएंगे उससे मोशन। ओ से ए तक की लेंथ हमें दी हुई है एल, फिर ए से आपने इसे नीचे एक्सटेंड किया था वेट लगा के, तो आया था बी। अब मैं क्या करूंगा, इसे और नीचे खींचूंगा 2 पॉइंट सी, जो डिस्टेंस रहेगा कैसे इक्वल, सी से इक्वल रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब मैं ये पॉइंट सी तक लेके आऊंगा और फिर इसको छोड़ूंगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा एट पॉइंट पी, एक रैंडम पॉइंट लूंगा जो है एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पी, आप लिखेंगे नाउ वी पुल द स्ट्रिंग फ्रॉम पॉइंट बी to point C such that BC is equal to C and then let it go। तो फिर ये क्या परफॉर्म करेगा, यहाँ पे SHM परफॉर्म करेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको नीचे लेके गया फिर उसे छोड़ दिया, तो आप लिखेंगे let P be the position of weight at time t such that p be the position of weight at time t such that कि b से लेके p तक का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा x से, आ जाएगा। तो बताओ बाय हुक्स लॉ क्या पढ़े हम लोगों ने, कि आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग जो हमने इस बार लिया है टी, अब क्योंकि आपने सीधी सी बात है नीचे से उसको पकड़ के खींचा तो और फोर्स बढ़ गया, फिर उसके बाद अब टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंज होगा, तो आपने लिया टी, आ जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसकी वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी, लैम्बडा टाइम्स क्या आता है, जितना एक्सटेंशन हुआ, कितना एक्सटेंशन हुआ पॉइंट पी के लिए, बी एक्स्ट्रा लेंथ है और एक्स एक्स्ट्रा लेंथ है, तो आ जाएगा बी प्लस एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, आएगा। तो क्या ही वैल्यू, लैम्बडा बी बाय एल प्लस लैम्बडा एक्स बाय एल, और लैम्बडा की वैल्यू कैसे इक्वल है एन जी से, तो आ जाएगा एन जी बी बाय एल प्लस एन जी एक्स बाय एल। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं चीज समझ रही है ना सबको। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ मोशन, इस पॉइंट में क्या आएगा, m
इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। नीचे की ओर फोर्स क्या लग रही है, एम जी, माइनस ऊपर की ओर क्या लग रहा है, टेंशन। तो आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। एम जी की वैल्यू क्या है, एन जी बी बाय एल, माइनस टेंशन इन द स्ट्रिंग एन जी बी बाय एल प्लस एन जी एक्स बाय एल फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट होगा ओपन, तो एन जी बी बाय एल माइनस एन जी बी बाय एल कैंसिल, इस साइड जाएगा अंदर, तो आएगा माइनस एन जी एक्स बाय एल। ये दोनों की दोनों वैल्यू कट गई, तो यहाँ से मुझे एम मल्टीप्लीकेशन में रहेगा डिवीजन में, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस एन जी एक्स बाय एल एम आ जाएंगी वाली इक्वेशन। ये कौन से फॉर्म में है, विच इज इन द फॉर्म, क्या है फॉर्म, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन जी अपॉन एल एम आएगा। और हमारे पास ये क्या परफॉर्म कर रहा है, दैट इज इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, देयरफॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, उसका जो पीरियड रहेगा वो इक्वल रहेगा 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू से, तो आएगा 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू क्या है, एन जी बाय एल एम, एन जी बाय एल एम, तो वैल्यू आई 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल एम अपॉन एन जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल एम अपॉन एन जी, यही लेके आना था आपको। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, उम्मीद है वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें और ज्यादा दिमाग लगाना पड़े आपको। अब यहाँ पे हमने पीरियड निकाला, अब हम आते हैं इसका ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे एसएचएम के साथ दूसरा भी मोशन परफॉर्म हो, जो है वन एंड ऑफ एन इलास्टिक string is fixed and to the other end is fastened a particle heavy enough to stretch the string to double its natural length A. The string is drawn vertically down, till it is 4 times its natural length, and then let go. Prove that the particle will return to
this point, prove that the particle will return to this point in time under root of a by g to root 3 plus 4 pi by 3, a by g to root 3 plus 4 pi by 3। अब क्या कह रहा है आपको, एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड को आपने फिक्स करके रखा है, तो चलिए उस एंड को हम फिक्स कर देते हैं पॉइंट ओ पे। जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी आपको नेचुरल लेंथ दिया हुआ है ए, तो चलो नेचुरल लेंथ हो गई ए। अब आपने यहाँ पे एक पार्टिकल अटैच किया जो इतना हैवी है कि वो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा डबल इट्स नेचुरल लेंथ, यानी अभी अगर ए पे है तो स्ट्रेच होने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो रही है 2a, मतलब कितने का स्ट्रेच आया यहाँ पे, और ए का स्ट्रेच आया, तो हम पॉइंट बी पे पहुंच गए, वो भी कितना है ए पे आएगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे नीचे की ओर एक फोर्स एक्ट करेंगे mg, और उसको बैलेंस करने के लिए टी नॉट एक्ट करेगा। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे let one end of given elastic string is fixed to point O and other end is fastened with a particle of mass m which stretches the string to double its natural length a, that is हमें O से A का डिस्टेंस दिया हुआ है A जो ओरिजिनल लेंथ है, और खिंचाव जो आ रहा है वो भी कितना दिया हुआ है A, क्योंकि स्ट्रेच होने के बाद वो क्या हो रहा है, उसको डबल लेंथ हो जा रही है, यानी अगर पहले A थी तो अभी स्ट्रेच होने के बाद कितनी लेंथ हो जा रही है 2a हो जा रही है। तो आप लिखेंगे दिस weight will generate tension T naught in the string. Since B is the point of equilibrium, इसका मतलब जो टेंशन की वैल्यू है वो इक्वल रहेगा m इंटू जी से, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग T नॉट इक्वल रहेगा m इंटू जी से रहेगा। और कुछ चीज पता है क्या आपको यहाँ पे, और एक चीज हमें पता है कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि एक्सटेंशन हो रहा है, तो बाय हुक्स लॉ, क्या पढ़े हुक्स लॉ, टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा लैम्बडा टाइम क्या एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन आया a डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो आएगा a, वेयर लैम्बडा इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे a हो जाएगा कैंसल, तो देयरफॉर टी नॉट की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी लैम्बडा से। इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टी नॉट ये इक्वल आ जाएगा mg से, इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आ गई लैम्बडा से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे फिर से एक्सटेंड कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसे वापस से नीचे की ओर खींचेंगे। आप क्या करेंगे, इसे वापस से नीचे की ओर खींचेंगे। तो पॉइंट O था, O से A था डिस्टेंस A पे, फिर आपने इसमें वेट अटैच किया था, वेट अटैच करने के बाद ये पॉइंट B पे आया जिसकी भी लेंथ कितनी थी A। अब क्या कह रहा है वो, नाउ द स्ट्रिंग इज ड्रॉन वर्टिकली डाउनवर्ड टिल 4 टाइम इट्स नेचुरल लेंथ, यानी आप उसे इतना नीचे लेके आएंगे कि जो टोटल लेंथ हो जाएंगे खींचने के बाद वो कितनी हो जानी चाहिए 4a।
तो 4a खींचने के बाद लेंथ होनी चाहिए, ऑलरेडी 2a हो गई है, मतलब इतना ही आपको उसे और नीचे खींच के लाना है। तो पॉइंट सी तक लेके आ, पॉइंट सी तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2a। देखो 4 टाइम्स होगी क्या नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ थी a, तो a प्लस a 2a, 2a प्लस 2a 4a, तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी 4a। आ रहा है बरोबर कंडीशन हमारी। तो आप लिखेंगे the string is drawn vertically down till vertically down till point C such that BC की वैल्यू आएंगे 2a एंड देन लेट गो। होगा ऐसा? तो इस वजह से हमारा पार्टिकल काय में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। लेट P be the position of particle at any time t। तो मान लीजिए P हो गया पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। किस तरीके से कि B से लेके P तक का डिस्टेंस आ जाए, तो सच दैट B से लेके P तक का डिस्टेंस आ जाए हमारा x आ जाए। देयरफॉर बाय हुक्स लॉ, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा है स्ट्रिंग में, तो मैं हुक्स लॉ लगा सकता हूँ। क्या रहेगा, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है T, अब यहाँ पे T रहेगा, T नॉट रहेगा क्या, नहीं, T नॉट ओरिजिनल टेंशन है जो इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा था, अब तो बॉडी काय में आ गई, मोशन में, तो टेंशन अलग होगा। तो ये T की वैल्यू काय से इक्वल रहेंगी, टेंशन इक्वल रहेगा लैम्बडा टाइम्स एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आया, ये था A और अभी है x, क्योंकि मैं पॉइंट P के लिए ले रहा हूं, पॉइंट P पे क्या हुक्स लॉ लगा रहा हूं, तो क्या आएगा, पॉइंट P के लिए एक्सटेंशन कितना है, A से लेके P तक का डिस्टेंस, तो A प्लस एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो आएगा A। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्बडा A बाय A प्लस लैम्बडा x बाय A, लैम्बडा A कैंसिल आएगा, लैम्बडा प्लस लैम्बडा x बाय A। आ गया ऐसा? तो ये आ गया आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई। तो चलिए बताइए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर, आप एक और चीज लिख सकते हैं m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। देयरफॉर मत लिखो, यहाँ पे ऑल्सो लिखो। ऑल्सो एक और चीज हमें पता है, जो एक्सेलरेशन रहेगा m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी, याद रखना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे इक्वल रहेगा। यहाँ पे फोर्स एक नीचे की ओर आ रही थी जो थी m इंटू जी, जो था मास ऑफ वेट, माइनस, अब वो मास ऑफ वेट को कौन अपोज कर रहा था, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, इक्वल आएगा टी से। तो ये वैल्यू इक्वल आ जाएंगे कैसे, एम जी, तो एम जी की वैल्यू क्या है, लैम्बडा माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है, लैम्बडा प्लस लैम्बडा एक्स बाय ए, ब्रैकेट को करो ओपन, तो आएगा लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स बाय ए, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये लैम्बडा लैम्बडा हो गया कैंसिल, तो आएगा माइनस लैम्बडा एक्स बाय ए, यानी यहाँ से डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी माइनस लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स। आप चाहो ना तो यहाँ पे आप लैम्बडा की वैल्यू भी डाल सकते हैं, लैम्बडा हमारा कैसे इक्वल है, एम जी से, तो चलिए मैं यहाँ पे लैम्बडा की जगह एम जी भी डाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की जगह आ गया एम जी, तो आ जाएगा एम जी डिवाइड बाय एम ए इंटू एक्स। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया, तो यहाँ पे एम एम हो जाएगा कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एम एम कट गया तो आएगा माइनस जी बाय ए एक्स। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, हमारा ये जो मोशन है पूरा का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। क्यों, हम ओ पे है, यहाँ पे पॉइंट ए एट डिस्टेंस ए, फिर जब हमने इस पे वजन बांधा था तो यहाँ हम आए थे पॉइंट बी पे जिसका डिस्टेंस है ए। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे टू अ लेंथ जो
ये जो एक्सटेंशन है उससे इक्वल या उससे छोटा हो, तब तक क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। वरना उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इसे ज्यादा खींच देंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसे 2a के डिस्टेंस से खींच के रखा है, ये a से बड़ा है, तो यहाँ पे पॉइंट C से A तक तो मोशन बरोबर होगा, लेकिन A के बाद जब यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 हो जाएगा, उसके बाद भी ये कोई ना कोई एक पॉइंट तक ऊपर तक रीच करेगा और फिर वहां से नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अलग तरीके से चेंज हो रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले बार भी कैसे सॉल्व किया था, वेलोसिटी को यूज करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी किस तरीके से निकालते याद है क्या आप लोगों को? हमने इक्वेशन कितनी दे चुके हैं, 3 दे चुके हैं। इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। मैं चाहूं तो इसे ऐसा लिख सकता हूं, d2x/dt² का मतलब क्या होता है, v dv/dx। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे यहां से, -g/a इंटू x आएगी। ऐसी किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझा? तो यहां से आप क्या कर सकते, इंटीग्रेट कर सकते, तो आएगा v dv = -g/a इंटू x dx। कर दीजिए इसको इंटीग्रेट। v का इंटीग्रेशन v²/2 -g/a जैसा था वैसा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2 प्लस, क्योंकि आपने यहाँ पे इसे इंटीग्रेट किया, आपको ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे ऐसी वैल्यू। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो ये हो गया c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर मुझे c की वैल्यू निकालना है तो मुझे कोई ना कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। मुझे पता है जब मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट में आ जाऊं, ठीक है, हमने पढ़ा था जब भी हम एंड पॉइंट्स में आते हैं वहां पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली कैसी होती है, 0 होती है। तो एट पॉइंट C मुझे पता है वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और x की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएंगी, देखो x क्या रहता है, पॉइंट P हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो B से लेके P तक का डिस्टेंस होता है x। अगर मैं पॉइंट C पे आ रहा हूं तो x की वैल्यू कैसे इक्वल आ रही है, 2a से आ रही है। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू 0 = -g/a इंटू x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² डिवाइड बाय 2 प्लस c, a और उसका स्क्वायर कैंसिल, 2 2s are 4। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिलेंगे, एक मिल रहा है 2ag, यहाँ पे माइनस में, इधर आएंगे तो प्लस में, तो c की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी 2ag से। आ गया इक्वल, ये काय की वैल्यू आ गई आपके पास, c की वैल्यू आ गई। एक बार आपको c मिल गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएंगी आपके पास, इक्वेशन 5 बन जाएंगी v²/2 इज इक्वल टू -gx²/2a प्लस 2ag। क्या आएंगी वैल्यू इसकी, 2ag। एक मिनट रुको, 2ag कैसे आ गई यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2ag बचा था, तो 2ag आएगी यहाँ पे। तो चलिए सबके डिवीजन का 2 काट देता हूं मैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ v² इज इक्वल टू -gx² डिवाइड बाय a प्लस 2 2s are 4ag। आएगा ऐसा, मेरे पास आ गया वेलोसिटी। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां से है ना एक वैल्यू को कॉमन लेता हूं। कौन सी वैल्यू कॉमन लेता हूं, मैं यहां से g/a को कॉमन निकाल लेता हूं। जैसे ही मैं g/a को कॉमन निकालूंगा, देखो यहाँ पे g था, यहाँ पे a था, पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, -x²। यहाँ से g/a कॉमन निकालना है, तो न्यूमरेटर का g तो निकल गया, डिवीजन का a निकालना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, a करना पड़ेगा। तो g और डिवीजन का a कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 4a इंटू a, जो हो जाएगा a का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू, जो है v² इज इक्वल टू g/a 4a² माइनस x। आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट, वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, -√of g/a 4a² माइनस x²। चलिए बताइए, मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि हमारा मोशन कैसा हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। याद है, O A B C हमारा पॉइंट P है,
ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो b से लेके p तक का डिस्टेंस x है वो घटेगा, घटेगा तो इसकी वैल्यू चेंज होते जाएंगे। तो मैं v को लिख सकता हूँ dx अपॉन dt करके मैंने यहाँ पे वैल्यू कैसा लिया हूँ, नेगेटिव लिया हूँ। क्यों लिया नेगेटिव, समझा सबको? तो ये हो गया मेरे लिए वेलोसिटी एट कोई भी पॉइंट अगर मुझे निकालना है उसके लिए फॉर्मूला हो गया। तो एक बार आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे निकालेंगे आप, देयरफॉर इंटीग्रेट कर दो इसी को। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे dt डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगी तो डिवीजन में। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, मुझे मिलेगा देखो dx जैसा था वैसे वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे डिवीजन में, तो आएगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ g बाय a, इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा डिवीजन में, तो मैं इसे ही लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ a बाय g लिख सकता हूँ। समझो हाँ क्या लिखा हूँ, dt की वैल्यू क्या लिखा हूँ मैंने, देखो dt यहाँ पे डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया। ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थी, इधर साइड आएंगी तो डिवीजन में, तो क्या क्या आया, माइनस। पहली चीज आई अंडर रूट ऑफ a बाय जी, क्यों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g बाय a आएगा। अगर मैं इसे नीचे की ओर लेके जाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ a बाय जी आएगा। फिर उसके बाद क्या वैल्यू बची है अंदर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं 4a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 2a का स्क्वायर लिख सकता हूं इंटू dx। अब क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम इसे इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन हम इसे इंटीग्रेट करेंगे एक टाइम पीरियड में करेंगे। अब देखो हमारा मोशन कहां से कहां तक हो रहा है, मुझे पता है C से लेके जब तक मैं पॉइंट A तक आऊंगा मेरे मोशन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन इन द स्ट्रिंग जनरेट होता रहेगा। A के बाद आने के बाद हमको प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है। तो बताओ अगर मेरे लिए B है मेरा फिक्स पॉइंट, B से जो नीचे की ओर का डिस्टेंस है, ठीक है, B से लेके जो C तक का डिस्टेंस है, ये कितना दिया हुआ है मुझे, 2a दिया हुआ है, तो x की वैल्यू जो आपका जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू क्या है, 2a। फिर हम आएंगे अपर लिमिट, हमारा जो मोशन है सेम टाइप का मोशन कहां तक कंटिन्यू होगा, पॉइंट A तक जो थी नेचुरल लेंथ तक बरोबर मोशन कंट्रोल होगा। तो अगर B मेरे लिए मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो B से ऊपर जो डिस्टेंस है, अगर नीचे वाला मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऊपर वाला क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या से इक्वल आएंगी, -a से इक्वल आएगी, समझा ना, क्योंकि B से लेके C तक को मैंने पॉजिटिव लिया हूं। B क्या है मेरे लिए, फिक्स पॉइंट जिसके अलोंग मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाला है। तो मैंने उसे नीचे की ओर खींचा था, अब वो ऊपर की ओर जाएगा, फिर पॉइंट A तक जाएगा, A तक तो ऐसा हो रहा, A के ऊपर जो पॉइंट जा रहा है वहां पे कुछ भी मोशन निकल रहा है क्या हमारा, नहीं, ऊपर वाला जो सादा मोशन होगा वहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे जो वैल्यू नापा है डिस्टेंस का उसको पॉजिटिव लिया है, तो जो ऊपर रहेगा उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमने शुरुआत कहां पे किया था, पॉइंट C पे इसे पकड़ के फिर छोड़ा था, यानी यहाँ पे था टाइम इज इक्वल टू 0। और मैं ले लेता हूं पॉइंट A पे पहुंचा हुआ है, टाइम इज इक्वल टू t पहुंचा है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, हम dt को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक, और यहां पे हम x को, जब t हमारा 0 है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2a से लेके जब हमारा डिस्टेंस, अब देखो हमारी जो स्ट्रिंग है मास नीचे खींचे थे तो 2a की लेंथ में था, यानी x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2a। आप x कहां से मेजर कर रहे हैं, b से c की ओर, यानी b से c की ओर नीचे के वक्त मैं x को क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। तो जब वो b के ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो जब वो पॉइंट A पे पहुंचेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी मेरे लिए, -a हो जाएंगी, होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा -a तक आएगा। ये अंडर रूट ऑफ a बाय जी कॉन्स्टेंट है, मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या वैल्यू आएंगी, माइनस अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगी ऐसी वैल्यू। तो बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t बिटवीन लिमिट 0 से लेके t तक वैल्यू आएंगे अंडर रूट ऑफ a बाय जी।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर अंदर माइनस साइन है तो इसका आंसर क्या आता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ए की जगह वैल्यू क्या है 2a, बिटवीन लिमिट 2a से लेके माइनस ए। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आ जाएगा t माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा 0। आप चाहो ना तो t को t1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हमारा t1 क्या डिनोट करेगा, t1 वो डिनोट करेगा जहां तक आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, यानी पॉइंट A तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको मैं चाहूं तो t1 से भी डिनोट कर सकता हूं। चलो हम t1 से कर देते हैं ताकि आगे जाने के बाद आपको दिक्कत ना लगे इसमें। तो यहाँ पे भी t1 आ जाएगा, यहाँ पे भी t1 आ जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, t1 माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a बाय g। अपर लिमिट तो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ए डिवाइड बाय 2a, तो आ जाएगा माइनस 1 बाय 2, माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा 2a डिवाइड बाय 2a, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से वैल्यू, तो t1 की वैल्यू आ जाएंगे अंडर रूट ऑफ a बाय g। सॉरी यहाँ पे बहुत जम के गाने बज रहे हैं, तो अगर लेक्चर में डिस्टर्ब हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। क्या रहता फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 आएगा। तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। कॉस की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, तो क्या आ जाएंगे t1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a बाय g पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1 बाय 2 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। 60 मतलब पाई बाय 3, 3 इंटू पाई 3 पाई, 3 पाई में से पाई गया तो क्या आएगा 2 पाई, तो t1 की वैल्यू आ जाएंगी 2 पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ a बाय g। तो ये जो टाइम है ये किसके लिए लग रहा है, ये है आपका टाइम जो आपको लग रहा है पॉइंट C से पॉइंट A तक पहुंचने में। तो आप लिखेंगे which is the time required to move from point C to point A। तो पॉइंट सी से आप पॉइंट ए तक पहुंच गए। अब ए पे आने के बाद आप रुकेंगे क्या, नहीं। हमें पता है जब भी ये एक्सटेंशन इस वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी ऊपर की ओर और मूव करती है, तो हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो नाउ वेलोसिटी एट पॉइंट ए, बताइए क्या आएगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए, क्या रहेगा फॉर्मूला, हमें दिया हुआ है v स्क्वायर। मैं फॉर्मूला इधर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ताकि बार बार पीछे ना आना पड़े। v स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय ए 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालना, और पॉइंट ए पे मेरी x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस है, क्योंकि पॉइंट B तक तो इसकी पोजीशन थी, B से लेके C तक मैंने पॉजिटिव नापा हूं, तो B से ऊपर जो भी डिस्टेंस आएगा वहां पे x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि मैंने x के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या लिया हूं, B। नीचे की ओर पॉजिटिव लिया तो ऊपर की ओर नेचुरली क्या होगा, माइनस B। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस a, क्योंकि a से लेके b तक की लेंथ कितनी है, a है, और क्योंकि b मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है तो b से a की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस a। तो दैट इज एट x इक्वल्स टू माइनस a। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर, जो इक्वल आएगा a स्क्वायर से। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर, तो आएगा g बाय a इंटू 3a स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो v की वैल्यू क्या आ जाएंगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3। एक मिनट रुको, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा ना हमारा, a और उसका स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3a g। ये हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट a। ये मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी एट पॉइंट a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3a g आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं,
कोई डाउट नहीं, किस तरीके से निकाले समझा सबको। चलिए अब हमारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट ए आ गया। अब पॉइंट ए के बाद ऐसे एचएम परफॉर्म होने वाला है क्या? नहीं। तो मैं ले लेता हूं लेट ये पार्टिकल ऊपर जाएगा टू अ पॉइंट, जहां पे जाने के बाद वो रिटर्न करेगा। तो आप ये पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, मैं इसे ले लेता हूं पॉइंट क्यू। तो आप लिखेंगे लेट द पॉइंट, लेट द पार्टिकल लिखो, लेट द पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव टू पॉइंट क्यू where it stops and again move towards point C। तो मैंने क्या बोला, जब तक ये खिंचाव के वजह से जितनी फोर्स लग रही थी ये ऊपर की ओर जाएगा, ए के ऊपर एक पॉइंट तक जाएगा, वो पॉइंट मैंने लिया Q, वहां पे पहुंचने के बाद ये रुकेगा और फिर वापस नीचे की ओर गिरेगा। तो एट पॉइंट Q जो इसकी वेलोसिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी? 0 रहेंगी। और अगर अच्छा आप एक चीज बताइए, आप लोगों ने इससे पहले एक ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि हमारी जो वेलोसिटी एट अ पॉइंट रहती है उसको हम क्या लेते हैं? vu इज इक्वल टू v प्लस ए टी, ऐसा पढ़े थे, जहां पे u जो होती है ये हमारी होती है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, v होती है हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से पार्टिकल चलते हुए आ रहा था, एक्सेलरेशन होता है a, और यहाँ पे टाइम होता है कितने टाइम में हमारा वो मोशन होने वाला है। तो आप एक चीज बताइए, इस पॉइंट पे u की वैल्यू क्या है? u तो हमारे पास 0 रहेगा। v क्या है? वेलोसिटी एट पॉइंट है, यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस ओर एक्ट करता है? नीचे की ओर। हमारा पार्टिकल किस ओर मूव कर रहा है? ऊपर की ओर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें, u की वैल्यू इक्वल होती है v माइनस जी टी से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कैसा है? अपोजिट। यहाँ पे a मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि a से मुझे यहाँ पे लेंथ दी हुई है, तो मैं सेम चीज दो चीजों को नोटिफाई करने के लिए यूज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। और मैं यहाँ पे t को भी डिनोट करूंगा कैसे? t2 से, जहां पे t2 क्या रहेगा? टाइम जिसपे आपका मोशन कंप्लीट होगा A से Q की ओर, वेयर T2 इज टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट Q। आएगा ये चीज समझा? तो एट पॉइंट Q, आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हैं, एट पॉइंट Q इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि वो स्टॉप करेगा, तो इसका मतलब सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होंगी? 0 होंगी। तो दिस इंप्लाइज u की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना था? स्क्वायर रूट ऑफ 3a g था, प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा g इंटू टी क्या है? t2। तो यहाँ से g t2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? अंडर रूट ऑफ 3a g, यहाँ पे वैल्यू माइनस, उधर क्या तो प्लस। मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए, तो t2 की वैल्यू क्या आएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3a g डिवाइड बाय g, एक g और एक रूट का g कैंसिल, तो t2 की वैल्यू क्या आएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाय g आएगी। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा पूरा मोशन है o a, यहाँ पे था q b c, तो मुझे c से a तक पहुंचने में टाइम लगा इतना। फिर मैं क्या कह रहा हूं? मुझे a से q तक पहुंचने में टाइम लगा इतना, लगा इतना टाइम। अब आप एक चीज बताइए, मैं C से Q तक पहुंचा, फिर Q से वापस C जब आऊंगा तब मेरा ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट होगा। तो आप बोल सकते देयरफॉर, हमसे क्या पूछा था उसने? हमसे उसने पूछा था शायद पीरियड।
है ना, क्या बोला था, प्रूव दैट द पार्टिकल विल रिटर्न टू दिस पॉइंट इन टाइम, तो आप देंगे देयरफॉर द पार्टिकल विल रिटर्न टू पॉइंट सी इन टाइम कितना, ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2। ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2 क्यों लिया समझा, t1 टाइम है c से a तक जाने में, फिर t2 टाइम है a से q तक जाने में, वापस c तक लाना है, फिर आप q से वापस a आने में फिर से t2 लगेगा, a से c वापस आने में t1 लगेगा, यानी टाइम कितने बार लग रहा है, 2 बार, तो आ जाएगा 2 टाइम। t1 क्या है वैल्यू, 2π/3 अंडर रूट ऑफ a बाय जी, प्लस t2 क्या है वैल्यू, √3 इंटू अंडर रूट ऑफ a बाय जी। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या मुझे, अंडर रूट ऑफ a बाय जी दोनों में सेम है, तो आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a बाय जी इंटू 2π/3 प्लस √3। तो ये आना चाहिए हमारे लिए हमारा रिक्वायर्ड टाइम। चलो देखते हैं हमारे को यही दिया हुआ है क्या, हमें ये वाला टाइम प्रूव करना था। हमें ये टाइम लेके आना है, तो चलो ब्रैकेट के अंदर लेके जाना पड़ेगा वाली वैल्यू को, ये पूरा रूट में, हमारा क्या आंसर है, 2 अंडर रूट ऑफ a बाय जी 2π/3 प्लस √3। हमें भी आंसर दिया हुआ है हमारा, ये वाली वैल्यू बस रूट के अंदर है। प्लीज ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू रूट के अंदर है, बाकी चीजें रूट के बाहर है। प्लीज ये क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए। यहाँ पे हमारा आंसर ये है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ a बाय जी 2 टाइम्स, है ऐसी वैल्यू। तो आप चलिए 2 को अंदर लेके जाइए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a बाय जी, ये 2 जाएगा अंदर तो क्या आएगा 2 इंटू √3, 2√3 प्लस 2 2 4π/3। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। देखिए वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हार्ड है, इसको आपको खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े ज़्यादा कंसेप्ट लगते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।